अब भगवान को लेकर आगे भगत सिंह के जो थॉट्स हैं, उनका जो थॉट है अबाउट एथिस्ट, अब वो और भी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस बताते जाएंगे और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें अब हम देखेंगे। वो कहते हैं कि अब ये टाइम आ गया था कि मुझे जो है जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी थी। फिर जो भी उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था 3-4 लोगों का, जिसमें और भी लोग थे, अब इस ग्रुप की बारी थी कुछ एक्शन लेने की। क्योंकि जो भी इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था HSRA, अब इन्होंने कई दिनों से कोई एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पार्टी सच में है भी या नहीं है। जो एंथुजियास्टिक कॉमरेड्स थे, जिसे ज़्यादा बेहतर हम कह सकते हैं लीडर्स थे, वो अब जो है मजाक उड़ाने लगे थे क्योंकि ग्रुप जो है कुछ एक्शन ले नहीं रहा था। तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये जो हमने ग्रुप बनाया है, कहीं जिस मकसद से हमने ये ग्रुप बनाया था, कहीं वो मकसद ही ना चला जाए। कहीं हमारा जो ये ग्रुप है, ये जो प्रोग्राम पूरा इन्होंने कंडक्ट करा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ, कहीं ये व्यर्थ ही ना चला जाए। तो भगत सिंह कहते हैं कि जो स्टडी थी वो मेरे दिमाग में, यानी माइंड के जो कॉरिडोर्स थे, माइंड में जो है गूंजने लगी कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ज्ञान होना चाहिए ताकि जब सामने वाले मुझसे बात करें तो मैं उनका पोजीशन में अच्छे से जवाब दे सकूं। और ये हमें इसका एग्जाम्पल जब देखने को मिला था, जब भगत सिंह की ट्रायल होने लगी थी। भगत सिंह पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। जब इन्होंने पुलिस को गोली मार दी थी, तब उन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाए। फिर जब इनके ऊपर कोर्ट केस चला, जब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बम फोड़ दिया था, उसके बाद भी जो इनके ऊपर कोर्ट केस चला, उसमें इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफेंस करा था इंग्लिश में। और ये अपने आप को तभी डिफेंड कर पा रहे थे बहुत अच्छे से क्योंकि इन्होंने स्टडी करी थी। वो कहते हैं आई बिगैन टू स्टडी, फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। इन्होंने कहा मैंने पढ़ना इसलिए शुरू करा ताकि जैसे एक लड़ाई करने वाला अपने आप के ऊपर वो हथियार वो पहन लेता है ना, कवच जो होता है उसका, आर्मर वगैरह, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। इसलिए इन्होंने स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद इनके जो प्रीवियस इनकी सोच थी, इनके विश्वास थे, कन्विक्शंस थे, वो उनमें भी थोड़ा बदलाव आया। भगत सिंह कहते जो हमारे अंदर एक हिंसा से बदलाव लाना, ठीक है, ये एक रोमांटिसाइज करते थे इस तरीक़े को कि हिंसा से बदलाव लाना, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया स्टडी करने के बाद। सिर्फ भगत सिंह में ही नहीं, उनके जो और भी साथी थे उनमें भी। अब इनके जो रोमांस ऑफ वॉयलेंट मेथड्स थे, उसको सीरियस आइडियाज़ ने रिप्लेस कर दिया था। अब इन लोगों की सोच और भी ज़्यादा गहन हो गई थी, इनके पास अब बहुत सारे आइडियाज़ थे। अब ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं करते थे, कोई मिस्टिसिज्म यानी पूरी तरीके से भगवान पर निर्भर करना, यानी अब यहाँ से इनका एथिज्म का प्रोसेस शुरू होता है। इन्होंने कहा कि रियलिज्म यानी सच्चाई, सच में क्या हो रहा है, ये ही इनका पंथ बन गया। अब इनको लगा कि अब हमें कोई एक्शन करके दिखाना ही पड़ेगा, बिना फोर्स के अब कुछ भी नहीं हो सकता। चुपचाप बैठने से अब कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि ये इतने विवश हो गए थे, ब्रिटिशर्स का इतना अत्याचार हो गया था, तो अब इनको कोई ना कोई उसका उपाय करना ही था। नॉन वॉयलेंस यानी कि बिना किसी पर हमला किए, ठीक है, यानी ये कहना चाहते हैं कि जब आपको किसी बड़ी चीज़ को अंजाम देना है, एक मास मूवमेंट को अंजाम देना है, तो उसमें वॉयलेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर आगे भगत सिंह कहते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी जो हमारे दिमाग में क्लियर थी, वो थे हमारे आइडियाज़, कि हमको लड़ना है तो हमको लड़ना क्यों है। वो कहते हैं कि जिस टाइम हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, जब हम कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो एक ऐसा समय था मेरे लिए, एक अपॉर्चुनिटी थी बहुत ज़्यादा, जब मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ पाया, बहुत सारे आइडियल्स को ऑफ वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, जिनने रिवॉल्यूशन लाए पूरे विश्व भर के संसार में, मैं उनको पढ़ पाया। फिर आगे वो बताते हैं कि इन्होंने बैकुनिन को पढ़ा जो कि एक अनार्किस्ट लीडर थे, इन्होंने मार्क्स को पढ़ा जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, इन्होंने लेनिन को पढ़ा, ट्रोट्स्की को पढ़ा और बहुत सारे अदर लोग थे जिनको भगत सिंह ने पढ़ा था। ये वो लोग थे जिन्होंने सक्सेसफुली रिवॉल्यूशन लेके आए थे कंट्री में। ये सब एथीस्ट थे, जैसे बकुनिन्स गॉड एंड स्टेट,
ये एक वर्क है, यानी लिखा हुआ वर्क है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टडी भगत सिंह ने बताया है। फिर इन्होंने एक वर्क जिसका नाम था कॉमन सेंस, जो कि लंबा सरस्वती ने लिखा था, वो इन्होंने पढ़ा। ये कहते हैं कि वो एक मिस्टिक एथिज्म था। यानी मिस्टिक तो होता है जब आप भगवान के अंदर उनकी बातें कर रहे हो जाओ, और एथिज्म होता है भगवान से अलग। तो ये कहते हैं जो वर्क है कॉमन सेंस बाय निरलंबा स्वामी, ये एक मिस्टिक एथिज्म था, और ये भगत सिंह को बहुत पसंद आया था। और 1926 के एंड में भगत सिंह पूरी तरीके से कन्विंस हो गए थे। उनके पास कोई भी ऐसी बेसलेस थ्योरी नहीं थी। अब वो किसी भी थ्योरी जो कि साबित ना कर पाए, यानी अब वो किसी भी बेसलेस थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि थ्योरीज की सुप्रीम बीइंग है, उन्होंने हमको बनाया, वही हमको कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो रियलिज्म को देख रहे थे कि भगवान है या उन्होंने किस चीज़ को बनाया वो ही गाइड कर रही है, इसको उन्होंने साइड में कर दिया था। अब वो अपने आइडियाज़ को लेकर पूरे क्लियर थे। उन्होंने कहा मैं एथीस्ट तो बन गया था, लेकिन इसका क्या मतलब था, यानी मैं एथीस्ट था तो उससे क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि इसको लेटर हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे भगत सिंह बताते हैं कि 1927 मई के महीने में मुझे अरेस्ट कर लिया गया था लाहौर में। मई 1927 को भगत सिंह को लाहौर में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। ये जो अरेस्ट हुआ था भगत सिंह का, भगत सिंह के लिए ये एक सरप्राइज़ था, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, उनको पकड़ना चाहती है। उनको एकदम से ही एक गार्डन में जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, तब पुलिस ने उनको घेर लिया था चारों तरफ से। तो भगत सिंह बताते हैं जब पुलिस ने उन्हें घेरा तो ये उनके लिए उन्हें कुछ एकदम जैसे कुछ ऐसा सरप्राइज़ नहीं फील हुआ। वो उस टाइम काम फील कर रहे थे। उन्होंने कहा ना तो मुझे खुशी हो रही थी, ना कोई गम हो रहा था, ना कोई सेंसेशन हो रही थी, ठीक है, ना ही कोई एक्साइटमेंट हो रही थी। मुझे फिर पुलिस कस्टडी में ले जाया गया। फिर नेक्स्ट डे उनको रेलवे पुलिस लॉकअप में रखा गया, जहाँ पर उनको पूरा 1 मंथ बिताया उन्होंने। भगत सिंह कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने पुलिस ऑफिशियल से बात करी तो उनको पता चला कि उन्हें पुलिस को ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह का काकोरी पार्टी से कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से भी भगत सिंह का कोई ताल्लुक है, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो भगत सिंह को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उन पर शक था कि वो काकोरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अब काकोरी कांड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो क्या था, तभी हम आगे की स्टोरी को समझ पाएंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी ने चलाया था, जिसमें जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों की जितनी भी चीज़ें थी उनका बहिष्कार कर दिया था। जैसे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, कॉलेज वाले बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया था, और टैक्सीज पे करने के लिए पीएसेंट्स ने मना कर दिया था। लोग जो है सड़कों पर भगवान का नाम लेने लगे थे, मासिस में घूमने लगे थे। यानी ये नॉन वायलेंस तरीके से चलना था ये मूवमेंट, गांधी जी का ये मानना था। और ब्रिटिशर्स की चीज़ों को नहीं अपनाना था, उनकी फैक्ट्रीज में काम नहीं करना था। तो जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो पुलिस क्या करती है, उस मास पे यानी उन लोगों पे गोली चला देती है, जिसमें तुरंत कम से कम 10 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो वहीं मर जाते हैं। अब लोगों का गुस्सा जो है भड़क गया था। और गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने कहा कि ये जो मूवमेंट हमने चलाया था ना, नॉन कॉरपोरेट मूवमेंट, इसमें नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट था कि भाई अब जो है मैं वापस लेता हूँ इसको। तो इससे जो है दूसरे शहीद दूसरे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको गुस्सा आया कि हमारे एक तो लोगों पर इन्होंने गोली चलाई और आप आंदोलन भी वापस ले रहे हो। तो यहीं से क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आया, फिर लोगों ने भी पुलिस वालों का थाना जला दिया, जिसको हम यहाँ पर चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। अब जो रिवोल्यूशनरीज थे वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हटके वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं वो शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि स्टेशन मास्टर को पैसे का थैला गार्ड, जो स्टेशन मास्टर होता है वो एक पैसे का थैला एक गार्ड को दे देता है, और गार्ड उसको सुपरिटेंडेंट को जो है देता है। तो वो वहाँ पर फैसला कर लेते हैं कि इस पैसे को लूटना है। फिर ये जितने भी जो क्रांतिकारी थे, जिसमें से मेन नाम हमें पता है, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान ठाकुर, रोहन सिंह, और इन तीनों ने जो है प्लान बनाया कि इस जो ट्रेन में जितना भी ब्रिटिशर्स की ट्रेन है वो जा रही है उसको हमें जो है लूटना है। तो उन्होंने वो ट्रेन रुकवाई, उसमें से उन्होंने जो है चीज़ों को लूटा।
अब जो है जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि ऐसा ऐसा ये चोरी हुई है, तो उन्होंने जो है इन तीनों जो क्रांतिकारी थे इनको तो एंड में फांसी दे दी थी इनके, और राजेंद्र लहरी को भी फांसी दे दी थी। इस प्लान के पीछे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जो कि उस टाइम वहाँ से फ़रार हो गए थे, लेकिन बाद में उनका भी फिर इनकाउंटर हो गया था। तो ये हमारा जो था ये काकोरी कांड था। अब हम बुक पे आते हैं हमारी, कि जो भगत सिंह थे उनको पुलिस वालों ने क्यों पकड़ा था। पुलिस वाले भगत सिंह से कहते हैं कि तुम जो है लखनऊ में इन लोगों के जो खिलाफ जो है ट्रायल चल रहा था, भगत सिंह उसमें इन्वॉल्व था, और भगत सिंह ने वहाँ पर भी प्लानिंग करी थी कि वो वहाँ पर बॉम्ब गिरेगा क्राउड पर, और ताकि बॉम्ब वहाँ पर ढंग से गिरेंगे नहीं गिरेंगे, तो दशहरे पर 1926 में उसका तुमने ट्रायल भी कर कर देखा था। भगत सिंह पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। फिर जो पुलिस होती है वो भगत सिंह से कहती है कि अगर तुम हमें बता दो कुछ भी अपने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में, तो हम तुमको रिहा कर देंगे, तुम्हें उम्र कैद भी नहीं होगी, ना तुम्हें फांसी होगी, तुम्हें कोर्ट के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को सुनकर भगत सिंह को हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं आगे कि इट वॉज ऑल हम्बग, यानी ये मेरे को फंसाने का इनका षड्यंत्र है। और भगत सिंह कहते हैं कि जो हम जैसे लोग हैं, ठीक है, वो लोगों पर कभी भी बम गिर ही नहीं सकते, इनोसेंट लोगों पर। फिर भगत सिंह कहते हैं कि फिर अगली मॉर्निंग मेरे पास एक सीनियर सुपरिटेंडेंट आया सीआईडी का, उसने फिर मुझसे बातें जाननी चाही, और भगत सिंह कहते हैं कि मुझे पता था अगर मैं इनको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा तो ये मेरे को जो है फांसी की सज़ा देंगे, क्योंकि भगत सिंह को पता था वो कुछ बताए या ना बताए, फांसी की सज़ा भगत सिंह को मिलनी ही थी। और जब भगत सिंह ने उन्हें वैसे भी कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने भगत सिंह के, कि उनके पास भगत सिंह के खिलाफ वैसे भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे वो प्रूव कर पाएंगे कि भगत सिंह जो है एक क्रिमिनल है, और भगत सिंह को फांसी जो है, भगत सिंह को फांसी मिल जाए, इतने एविडेंस उनके पास हैं। उन्होंने ऐसा भगत सिंह को बताया। भगत सिंह कहते उस समय तक मैं फिर भी थोड़ा इनोसेंट था, और मुझे पता था कि पुलिस ने एक बार सोच लिया वो कर सकती थी। अब भगत सिंह कहते हैं कि उसी दिन से जो है पुलिस वालों ने, जो पुलिस ऑफिशियल थे, उन्होंने भगत सिंह को कहा कि वो डेली अपनी प्रेयर करा करे रेगुलरली, बोथ टाइम। तो भगत सिंह कहते हैं अब मैं एथीस्ट बन चुका था। अब यहाँ पर मेन भगत सिंह का जो कॉन्सेप्ट है एथिज्म को लेकर, उसके बारे में आप समझना शुरू करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। भगत सिंह कहते हैं जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पीस में गुजर रही है, इंजॉयमेंट में गुजर रही है, तब तो मैं एथिज्म के दावे कर सकता हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में हार्ड टाइम आएगा, तभी पता चलेगा कि मैं एक एथिस्ट हूँ या नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकता था एक एथिस्ट होने की। तो भगत सिंह कहते हैं कि अब मेरा ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, तो अब इसमें मुझे साबित करना है कि मैं एक एथिस्ट हूँ। वो कहते हैं कि अगर मैं भगवान का प्रेयर करता, तो इसका मतलब मैं एथिस्ट नहीं हूँ। तो अब ये टाइम है कि मैं खुद को प्रूव करूँ कि मैं एक एथिस्ट हूँ, ये प्रेयर ना करके। तो भगत सिंह कहते हैं बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकता भगवान को मानने के लिए और प्रे करने के लिए, और ना ही मैंने किया। यही एक रियल टेस्ट था जो कि मैंने सक्सेसफुल कर लिया। भगत सिंह के दिमाग में ये क्लियर था ये आइडिया कि वो लड़ क्यों रहे हैं ब्रिटिशर्स से। वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपनी जनता के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और वो इस चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कंपनसेट नहीं करना चाहते थे, चाहे उनका गला कट जाए, लेकिन वो आज़ादी को किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं करेंगे। ये उनका एक बिल्कुल, वो क्लियर थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि भगत सिंह क्लियर थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अगर वो ठीक कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो भगवान उनसे वैसे भी गुस्सा नहीं होंगे, वैसे भी नाराज़ नहीं होंगे, और जब भगवान नाराज़ नहीं होंगे उनसे, तो उनको भगवान की प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है। और वो अपने एथिज़्म के द्वारा लोगों को एक संदेश भी पहुंचाना चाहते थे कि अगर तुम्हें कुछ भी आज़ादी चाहिए, तो तुम उसको किसी भी चीज़ के साथ कंपनसेट नहीं कर सकते। और जब रिवॉल्यूशनरीज एक बार निकल पड़े हैं, तो उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। सिर्फ इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने आप को एक एथीस्ट कहा है, यानी कि अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हम एक सही काम कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा तो हम पे ऑटोमेटिकली रहेगी ही। और वो ये दिखाना चाहते थे कि
फ्रीडम फाइटर्स के लिए आज़ादी कितनी मायने रखती है, भगवान से भी ज़्यादा मायने रखती है। ये दूसरों को दिखाने के लिए आज़ादी और इंसानियत कितनी मायने रखती है। फिर भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा करना वैसे आसान नहीं था, ये कोई आसान बात नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे जो विश्वास हैं वो हमारी हार्डशिप्स यानी जो हमारे मुसीबत आई हैं उसको वो की गहराई को कम कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे प्लीजेंट भी बना देते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग स्टेटमेंट देते हैं कि लव कैन मेक यू वीक। तो जैसे कि लव की जगह आप गॉड को मानिए, जब हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं तो हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं और हमारी चिंताएं थोड़ी कम होती हैं। लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जितना आक्रोश उसमें है वो मरते दम तक उनमें उसी आक्रोश के साथ वो मरे, शहीद गति को प्राप्त हो, वीर गति को प्राप्त हो। फिर भगत सिंह यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि इन गॉड मैन कैन फाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलेशन एंड सपोर्ट। भगवान से हमको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और भगवान के बिना एक इंसान को खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और जब हरिकेन्स और स्टॉर्म्स यानी भूचाल वगैरह जब आते हैं तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम भगवान पे विश्वास नहीं करते और खुद को ही सब कुछ मानते हो तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो भगत सिंह की इन बातों से पता चलता है कि उनके वो भगवान पर बिलीव तो करते थे लेकिन वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि उनके लिए जो आज़ादी के लिए उनके अंदर आक्रोश था वो कभी भी किसी भी चीज़ से कम नहीं हो सकता, चाहे कोई उन्हें मरने की धमकी ही क्यों ना दे। फिर आगे भगत सिंह कहते हैं कि यही वो मोमेंट्स होते हैं जब इंसान का जो घमंड होता है वो उड़ जाता है। जब इंसान मुसीबत में आता है ना तो उसका जो है घमंड उड़ जाता है और उस समय वो मुसीबत में भगवान को ना पुकारे, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। अगर ऐसे मुश्किल समय भी में भी इंसान अपने आप को संभालने की जो है डेर रखता है, जज्बा रखता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें घमंड तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मुसीबत आते ही आपका घमंड तो सबसे पहले चूर होता है। और अगर आप मुसीबत में खड़े हुए हो तो आप में घमंड नहीं है। और भगत सिंह कहते हैं कि यही सेम सिचुएशन अब मेरे साथ बनी हुई है। वो कहते हैं जजमेंट का तो बिल्कुल साफ तौर पे पता ही है कि ये अंग्रेज़ क्या ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इनको तो जो करना है वो करना ही है, अगर इन्हें हमें फांसी देनी है तो ये वो देंगे ही, चाहे हम उनके साथ हो या ना हो। और विद इन ए वीक जो है उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी एक कोज के लिए, जो कि था देश की आज़ादी। तो आगे भगत सिंह कहते हैं कि अगर एक भगवान में विश्वास रखने वाला हिंदू होगा, ठीक है, और वो मान लो अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करा लोगों के लिए, तो वो भगवान से एक आशा रखता है कि उसे अगले जन्म में वो एक राजा बना दे, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन होगा तो वो सोचेगा कि हमें बहुत सारी लग्जरीज मिले, पैराडाइज मिले, ठीक है, क्योंकि हमने लोगों के लिए सेक्रीफाइस करा, सफरिंग्स करी है। तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कोई राजा नहीं बनना अगले जन्म में। तो भगत सिंह कहते हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ अब। तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे पता है कि वो मोमेंट आएगा जब मेरी गर्दन पर रोप होगी और मेरे नीचे से जो भी जो है स्टूल वगैरह, राफ्टर्स वगैरह लगे होंगे वो हटा दिए जाएंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरा आखिरी मोमेंट होगा, मेरा लास्ट मोमेंट होगा, जब मैं एक मेटाफिज़िकल वर्ल्ड में चला जाऊंगा। यानी यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जिसको, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो अपने देश के लिए लड़ता है उसको भगवत प्राप्ति होती है, यानी जो वो वीर गति को प्राप्त होता है जो अपने देशवासियों के लिए लड़ता है। तो भगत सिंह को ये अंदर से विश्वास था कि अब उनका कोई अगला जन्म नहीं होगा, वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में होंगे, उनको कोई राजा नहीं बनना, कोई कुछ नहीं करना, वो अपना एक कर्म करने आए थे। यानी वो लोगों के लिए उन्होंने जो भी कष्ट उठाए देशवासियों के लिए, उसके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपना कर्म करा जो उन्हें करना चाहिए था। और अब वो जो है मेटाफिजिकल जो संसार है भगवान का, उसमें उनकी जो है सोल चली जाएगी। वो कहते हैं कि फिर उसके आगे कुछ नहीं, एक छोटी सी ज़िंदगी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्ट्रगल में बीती उनकी, वो ही उनके लिए एक रिवॉर्ड था। यानी जितना उन्होंने जिया, खुलकर जिया, और एक लक्ष्य उनके पास था जीने का। और अगर मेरे पास ये सब सोचने का करेज है तो बस मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा होता कि मैं देशवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे ये चाहिए,
तो हम अपनी जान दांव पर लगा दें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। हमें कोई रिवॉर्ड की आशा है ही नहीं कि हमको चाहिए। इसी ने यही एक चीज़ थी जिसने हमारे अंदर जज्बा भरा कि हम अपनी आज अगर जान देने की बारी है तो हम वो भी दे पा रहे हैं। इसका हमें कोई मलाल नहीं है कि हमें अपनी जान देनी पड़ रही है। अब भगत सिंह बताते हैं कि यानी आज़ादी का एरा कब आ सकता है। वो कहते हैं कि जब इसी साइकोलॉजी के साथ, यानी अच्छे काम के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने अपना वो हमारा फ़र्ज़ था, हमने कुछ अच्छा काम करा। अगर ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग बहुत सारे हो जाएं, वुमेंस बहुत सारी हो जाएं, तो ये जो मैनकाइंड की सर्विस के लिए लोग डिवोट हो जाएं, वो टाइम जो है ट्रू एरा ऑफ लिबर्टी होगा। भगत सिंह कहते हैं कि आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए कि मैंने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया तो मुझे अगले जन्म में किंग बनना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड भगवान देंगे ही, या फिर मुझे स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी अपोजिशन पार्टी का जो है विरोध करते हो तो ये लालच आपके मन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके अंदर सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को आपको सर्व करना है, आपको आज़ादी चाहिए, पीस चाहिए। तभी आप इतने अच्छे एक्शंस एक अच्छी सोच के साथ ले पाओगे, तभी आपके अंदर से जो है डर ख़त्म होगा। और यही जो पाथ है, यही ये एक ग्लोरियस इमेजिनेबल पाथ होगा आप लोगों के लिए। तो एक इंसान में जो प्राइड होती है, गौरव होता है अपने आप को लेकर, अपनी डीड्स को लेकर, उसको आप घमंड के साथ कभी कंपेयर मत करो, ऐसा भगत सिंह कहते हैं। कुछ करके और फिर कुछ पाने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। या तो वो इंसान पागल है या फिर वो बहुत ज़्यादा चालाक है। फिर वो होते हैं जो वो भगत सिंह कहते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं और उसके बदले कुछ चाहते हैं, जो वो लोग होते हैं वो सच में समझ ही नहीं पाते डीप मीनिंग, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को। ठीक है, जो एक नोबल फीलिंग्स होती हैं एक दिल में, जो क्रांतिकारियों के दिल में जो एक भावना थी, तो वो फीलिंग ऐसे लोग नहीं समझ पाते जिन्हें रिवॉर्ड में कुछ चाहिए। ऐसे लोगों के जो दिल होते हैं वो मरे हुए दिल होते हैं, उनकी जो आंखें होती है वो वीक होती है, उनके जो अदर इवल इंटरेस्ट होते हैं। खुद पर विश्वास रखने को, ठीक है, घमंड में परिवर्तित मत कर दो आप। यानी अगर कोई खुद पर विश्वास करता है, खुद पर भरोसा करता है, तो आप उसको ऐसे कह देते हो कि तुम तो अपने आप पर घमंड कर रहे हो। और यह एक दुखद बात है। ठीक है, आप जाते हो और हीरोज़ लाइक भगत सिंह या जितने भी अपने हमारे शहीद होते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ प्राइड है, आप उसको घमंड के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। फिर आगे भगत सिंह कहते हैं कि अच्छा, जैसे महात्मा गांधी हैं, वो एक ग्रेट इंसान हैं, तो उनको कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सबसे एक ऊंचे लेवल पर उठ गए हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स की फील्ड हो, रिलीजन की फील्ड हो, इकोनॉमिक हो, एथिक्स हो, वो सही हैं। ठीक है, आप चाहे गांधी जी के ओपिनियन से कन्विंस्ड हो या नहीं हो, ठीक है, आप हमेशा कहेंगे यस, हाँ हाँ वो सही है। तो वो कहते हैं ये मेंटेलिटी है ना, गलत है। ठीक है, ये एक रिएक्शनरी मेंटेलिटी है, यानी जो एक बस चला रहा, आपने एक इंसान ग्रेट बन गया, लीडर बन गया, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो, चाहे आप उससे कन्विंस हो या नहीं हो, क्योंकि वो ग्रेट है तो उसकी बात सही होगी। क्या ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये दो ऐसी क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग थिंकिंग है। ये क्वालिटी ऑफ रिवोल्यूशनरी की हो सकती है। जैसे हमारे दादा परदादा जो बूढ़े होते थे, उन्होंने किसी फेथ को माना, किसी रिलीजन को या किसी आइडियोलॉजी को माना, किसी भगवान को माना। ठीक है, अगर हम उस फेथ को मतलब उसको कोई प्रूफ चाहते हैं, कोई वैलिडिटी चाहते हैं क्या वो चीज़ सही है या नहीं है, और हम उनकी विचारधाराओं को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी सुप्रीम बीइंग की एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आप हमको फिर अवज्ञाकारी कहने लग जाओगे। ठीक है, अगर हमने पूछ लिया कि ये भगवान सच में है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम अवज्ञाकारी हो गए, यानी बात ना मानने वाले हो गए, रेनिगेट हो गए। भगत सिंह कहते हैं कि अगर हम किसी की बातों पर आर्गुमेंट कर सकते हैं, अगर किसी की बातों जिसको बिलीफ है उस पर हम और भी अच्छे तर्क रख सकते हैं,
तो क्यों ना रखें। अगर मान लीजिए किसी की आत्मा को किसी और अन्य आत्माओं ने दबा दिया है, मतलब किसी कोई चीज़ अच्छी थी लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ आ गई है, तो हम उसको क्यों ना एक्सेप्ट करें। वो कहते हैं कि ये एक लेंथी डिसीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब भगत सिंह कहते हैं कि अब ये जो क्वेश्चन की मेरे अंदर घमंड था, मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि घमंड के कारण मैं कोई एथीस्ट नहीं बना।